बच्चियों के साथ बढ़ते यौन उत्पीड़न के मामले को लेकर महाराष्ट्र में शनिवार के दिन महाविकास आघाड़ी ने राज्य भर में साइलेंट प्रोटेस्ट किया। इस कड़ी में उद्धव ठाकरे भी हाथों में काला झंडा लिए हुए मुंह पे काली पट्टी बांधे नजर आए। उद्धव ठाकरे ने विरोध प्रदर्शन दादर स्थित अपने पार्टी दफ्तर के बाहर किया। इस दौरान उद्धव ठाकरे के पार्टी के तमाम बड़े नेता भी मंच पर मौजूद थे। भारी बरसात के बीच में पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता भी मौजूद थे। उद्धव ठाकरे ने इस दौरान कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। सरकार आरोपियों को संरक्षण कर रही है। राज्य में निर्दल सरकार का राज चल रहा है। उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी ने शनिवार के दिन बंद का ऐलान किया था, लेकिन मामला हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट ने इस बंद को असंवैधानिक करार दिया। इसके बाद महाविकास आघाड़ी ने इस बंद को वापस बुला लिया और साइलेंट प्रोटेस्ट किया। कैमरा पर्सन सुनील भारती के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। बदलापुर के स्कूल में छोटी छोटी बच्चियों के साथ हुए यौन उत्पीड़न को लेकर कांग्रेस पार्टी जो है आज सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। मैं इस वक्त मुंबई के धारावी इलाके में हूं और यहां पर मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ के नेतृत्व में साइलेंट प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान चौक के पास तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, खासकर महिला कार्यकर्ता जो महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न अत्याचार हो रहे हैं उसके विरोध में आज सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। न सिर्फ मुंबई बल्कि ठाणे में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के नेतृत्व में यह आंदोलन किया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें नागपुर में भी, तो नागपुर में भी नेता विपक्ष विजय वडेट्टीवार के नेतृत्व में कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ताओं ने साइलेंट प्रोटेस्ट किया। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी के जो अन्य वरिष्ठ नेता हैं वो राज्य के अलग अलग जिलों में प्रदर्शन कर रहे हैं। शनिवार के दिन महाविकास आघाड़ी ने बदलापुर में जो यौन उत्पीड़न का मामला आया उसको खिलाफ और सरकार प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ जो है शनिवार को बंद बुलाया था, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद महाविकास आघाड़ी ने अपना बंद वापस ले लिया। लेकिन महाविकास आघाड़ी के तीनों जो प्रमुख दल हैं उन्होंने आज पूरे राज्य में साइलेंट प्रोटेस्ट का ऐलान किया है। उसी का पालन करते हुए तमाम जो कांग्रेस है वो इस प्रोटेस्ट में शामिल हुई है और राज्य के अलग अलग जिलों में इस साइलेंट प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है। कैमरामैन नीरज सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। आज नागपुर समेत समूचे विदर्भ का राजनीतिक पारा बेहद हाई रहा। जी हाँ, एक तरफ यवतमाल में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना का प्रचार और प्रसार करने निकले, वहीं दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी ने बदलापुर में हुई पीड़ित के साथ बलात्कार की घटना के बाद उसके विरोध में आज बंद का ऐलान किया था। लेकिन उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद ये बंद मुख्य जो है विरोध प्रदर्शन के रूप में सामने आया। वहीं तीसरी ओर राज ठाकरे राष्ट्र नवनिर्माण सेना के 200 से अधिक सीटें लड़ाने का दावा राज्य में कर रहे हैं। वहीं नागपुर में उन्होंने पहुंचने पर बेहद बड़ी बातें की, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पिछले 5 सालों में जो कीचड़ भरा राजनीतिक वातावरण निर्माण हुआ है उसका फायदा जो है मनसे को आने वाले विधानसभा चुनाव में होगा और जाति और जो भेदभाव और तोड़ने का जो राजनीति की शुरुआत है शरद पवार द्वारा किए जाने की बात भी राज ठाकरे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। वही एक तरफ जो है लाडली बहन योजना की बात, दूसरी तरफ महिलाओं पर लगातार होते अत्याचार और विपक्ष और पक्ष का ये खेल पूरी तरह से सियासत को गर्म कर चुका है। आने वाले विधानसभा में क्या होगा, जनता किसका साथ देगी, देखने वाली बात जरूर होगी। वीडियो जर्नलिस्ट ईशान के साथ नरेंद्रपुरी, न्यूज़ 24 नागपुर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज प्रयागराज के दौरे पर हैं, जहां पर वो संविधान सम्मान सम्मेलन के एक बड़े आयोजन में शामिल होने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 1 दिवसीय दौरे पर प्रयागराज पहुंच रहे हैं। यहां इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में वो शामिल होंगे, जहां वो ह्यूमन राइट्स लीगल नेटवर्क सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित संविधान सम्मान सम्मेलन में अपना संबोधन भी करेंगे। इस दौरान राहुल गांधी के साथ साथ कई बड़े कांग्रेसी नेता भी शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक इसमें संविधान, रोजगार का अधिकार, जाति जनगणना, संविधान जैसे कई मुद्दों पर चर्चा भी होगी। इस कार्यक्रम के माध्यम से एक बार फिर लोकसभा चुनाव की तरह ही संविधान बचाओ के एजेंडे को धार देने की कोशिश की जाएगी। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इसे गैर राजनीतिक कार्यक्रम बताया जा रहा है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, प्रयागराज, न्यूज़ 24। हरियाणा में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी लगभग पूरी कर ली है और चुनावी समर में उतरने के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। और यही कारण है कि चाहे वो चंडीगढ़ हो
दिल्ली हो या फिर गुरुग्राम हो, रोहतक हो, हर तरफ बैठकों का दौर चल रहा है। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और जो सूत्र बता रहे हैं कि 2 दर्जन के करीब जो मौजूदा विधायक हैं या मंत्री हैं, उनकी टिकटें कटने के आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी के चलते ही जिस तरह से 2 दिन गुरुग्राम में विचार चर्चा की गई, मंथन किया गया कि किस तरह से पार्टी की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाना चाहती है। 1 से लेकर 3 लोगों का अलग अलग 56 लोगों के ऐसे पैनल तैयार किए गए हैं जो पार्टी हाईकमान को भेजे जाएंगे। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24 चंडीगढ़। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी कि ईडी और सीबीआई अरविंद केजरीवाल के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। दरअसल में अरविंद केजरीवाल की जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई को एक एफिडेविट दाखिल करना था, जिसके लिए सीबीआई ने 2 महीने का वक्त मांग लिया। उसके लिए आज जो रिपोर्ट है, जो तमाम मीडिया रिपोर्ट है, उसमें वही एफिडेविट आज छपा हुआ पाया गया है, जिस पर निशाना साधते हुए आतिशी ने कहा है कि यदि ये जो नोटिस है ये मीडिया में छप सकता है तो ये कोर्ट के सामने सीबीआई ने क्यों नहीं दिया, क्योंकि सीबीआई अरविंद केजरीवाल को अंदर जेल में ही बंद रखना चाहती है। यही वजह है कि सीबीआई और ईडी दोनों मिलकर के अरविंद केजरीवाल को लगातार जेल में रखने के लिए एक के बाद एक षड्यंत्र कर रही हैं। लेकिन आतिशी ने कहा कि सीबीआई और ईडी का ये भ्रम भी टूटेगा और अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया की तरह जेल से बाहर आएंगे। कैमरा पर्सन दीपक दुबे के साथ में मोहम्मद यूसुफ, न्यूज़ 24 दिल्ली। जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो आपसी गठबंधन हुआ है 90 सीटों पर, उसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसको लेकर आज कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर अमित शाह को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं अमित शाह से जानना चाहता हूं कि जब उन्होंने पीडीपी के साथ गठबंधन किया था तो क्या उन्होंने पीडीपी का घोषणा पत्र पढ़ा था? उस घोषणा पत्र में भारत पाकिस्तान दोनों की मुद्राओं का उपयोग करने का उल्लेख किया गया था। सब शासन का एक लंबा दस्तावेज था। इन सब के बावजूद आप उनके साथ सरकार बनाते हैं और एक सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम तक पहुंचाते हैं। गृह मंत्री के पद पर आप बैठे हैं, बीजेपी के नेताओं को अनाप बोलने की आदत लग गई है। ये सब बोलते हुए पवन खेड़ा ने आज केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर करारा जवाब दिया। विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। पिछले विधानसभा चुनावों के दौरान पीडीपी 28 सीटों के साथ जम्मू कश्मीर में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में सबसे बड़ी पार्टी उभरकर जम्मू कश्मीर में सामने आई थी और इस बार 10 साल के बाद हो रहे विधानसभा चुनावों में पीडीपी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ती नजर आ रही है। एक तरफ जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने गठबंधन कर पीडीपी के सामने काफी बड़ी चुनौती रखी है, तो वही दूसरी ओर पीडीपी भी अपनी जमीन को मजबूत करने के लिए मैनिफेस्टो के अंदर लोगों से बड़े वादे करते नजर आ रही है। पीडीपी ने आज श्रीनगर में अपना मैनिफेस्टो जारी किया, जिस दौरान पीडीपी ने जम्मू कश्मीर के मसले के हल से लेकर जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A को दोबारा से रेस्टोर करने की बात कही, तो वही दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए मुफ्त पानी, बिजली, यहाँ तक कि जिन लोगों के पास जमीन नहीं है उन्हें 5 मरला मुफ्त जमीन देने का भी वादा किया है। कैमरामैन रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। प्रधानमंत्री मोदी अपनी पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा को पूरा करके अब दिल्ली लौट आए हैं। पोलैंड के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की यात्रा पर गए। वहां पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पूरी कर वापस नई दिल्ली लौट आए हैं। लंबे समय से रूस और यूक्रेन में जारी युद्ध को खत्म करने की उम्मीद भी जगी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि भारत इस युद्ध को खत्म करने में अहम भूमिका निभा सकता है। पीएम मोदी शुक्रवार को यूक्रेन की 7 घंटे की यात्रा के बाद कीव से रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ सार्थक वार्ता की और रूस के साथ जारी युद्ध को समाप्त करने में व्यक्तिगत रूप में योगदान देने का आश्वासन दिया। कई बैठकों में हिस्सा लेने के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, यूक्रेन की मेरी यात्रा ऐतिहासिक रही। मैं भारत यूक्रेन मित्रता को और गहरा करने के उद्देश्य से इस महान देश में आया हूं। राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ मेरी सार्थक बातचीत हुई। मैं यूक्रेन की सरकार और लोगों को उनके आतिथ्य के लिए धन्यवाद देता हूं। पीएम मोदी ने कीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ व्यापक वार्ता की और यूक्रेन द्वारा
यूक्रेन और रूस के बीच जारी संघर्ष का समाधान निकालने के लिए एक दूसरे से बातचीत की जरूरत पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने जेलेंस्की को भारत आने का न्योता भी दिया। इस बारे में जब राष्ट्रपति जेलेंस्की से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं अभी व्यस्त हूं क्योंकि यूक्रेन युद्ध से गुजर रहा है, लेकिन उसके बावजूद मैं प्रधानमंत्री के बुलावे पर भारत जरूर आऊंगा। कैमरामैन अविनाश राणा के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। अहमदाबाद में फर्जीवाड़ा करने वाले 9 अधिकारियों पर गिरी गाज। अहमदाबाद नगर निगम के इमरजेंसी और फायर सेवा में बोगस डिग्री पाए जाने पर 9 अधिकारी किए गए बर्खास्त। अहमदाबाद महानगर पालिका के फायर एंड इमरजेंसी सर्विस में सेवारत 9 अधिकारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। इन अधिकारियों पर फर्जी स्पॉन्सरशिप के जरिए डिग्री पाने और उसके आधार पर नौकरी प्राप्त करने का आरोप है। एक साथ 9 अधिकारियों की नौकरी से निकाले जाने से खलबली मच गई है। महानगर पालिका आयुक्त एम थन्नावासन ने इन अधिकारियों को बर्खास्त करने के आदेश जारी किए। महानगर पालिका आयुक्त ने सभी 9 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस देकर जवाब देने के लिए 10 दिन का समय दिया था, लेकिन उचित जवाब नहीं दे पाने के चलते इन्हें नौकरी से टर्मिनेट करने का आदेश जारी कर दिया गया है। नगर निगम को जानकारी मिली थी कि साल 2020-21 में खानपुर नेशनल फायर सर्विसेज कॉलेज से अलग अलग कंपनियों की फर्जी स्पॉन्सरशिप के माध्यम से गलत तरीके से प्रवेश लेकर इन लोगों ने शैक्षणिक योग्यता हासिल की थी। इस संबंध में मिली शिकायत पर मनपा ने विजिलेंस से विभागीय जांच कराई और जांच रिपोर्ट में आरोपी की पुष्टि होने के बाद मनपा की ओर से टर्मिनेट करने का कदम उठाया गया है। बर्खास्त किए गए अधिकारियों नाम कैजाद दस्तूर, ओम जाडेजा, इनायत शेख, मेहुल गढ़वी, शोभ खाड़िया, अनिरुद्ध गढ़वी, सुधीर गढ़वी, अभिजीत गढ़वी और आसिफ शेख का नाम शामिल है। वहीं नगर निगम के विपक्ष नेता ने इन तमाम अधिकारियों से आर्थिक लाभ को भी वापस लेने की दरखास्त की गई है। कैमरामैन प्रभात साहब, भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। मोहन सरकार के मध्य प्रदेश के सभी स्कूलों और कॉलेजों में जन्माष्टमी पर्व मनाने को लेकर जो आदेश दिया गया है उस पर विवाद छिड़ चुका है। कांग्रेस का कहना है कि इसी तरह अगर जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है तो गुरु नानक जयंती से लेकर ईद के त्योहार भी सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं मनाए जा सकते। आपको बता दें कि दरअसल मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी संभागायुक्त और कलेक्टरों को एक आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा है जिसमें लिखा है कि जन्माष्टमी का पर्व सभी स्कूलों और कॉलेजों में मनाया जाए। जन्माष्टमी के प्रसंगों को सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए स्कूलों और कॉलेजों में दिखाया जाए, इसे एक सरकारी आयोजन के तरह यहाँ पर मनाया जाए। इसी आदेश के बाद अब विवाद इसी पर है कि मध्य प्रदेश में अगर इस तरह के आयोजन होते हैं तो भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का कहना है कि शिक्षण संस्थानों पर इस तरह के आदेश नहीं थोपे जाने चाहिए जो कि किसी धर्म विशेष से जुड़े हुए हैं। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, भोपाल। राजनीति के सियासी अखाड़े में अब पुलिस अधिकारी भी उतर चुके हैं। आज एसएसपी मोहनलाल भगत ने बीजेपी का दामन थामा। मोहनलाल भगत जो है उन्होंने बीआरएस ली है और हम इस समय मौजूद हैं बीजेपी ऑफिस में। आपको बता दें कि लगातार जब से चुनावों की घोषणा हुई है तब से जो है पार्टी में ज्वाइनिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि मोहनलाल भगत जो है वो अखनूर जो एससी सीट है आरक्षित है वहां से चुनाव लड़ेंगे, ऐसी जानकारी सूत्रों से मिली है। और आपको बता दें कि जो मोहनलाल कैद हैं वो भी उन्होंने बीआरएस के लिए अप्लाई किया है, वो भी जो है बीजेपी का दामन थामेंगे। 18 सितंबर को पहला चरण का मतदान होगा, 25 सितंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा और तीसरे आखिरी चरण का मतदान होगा। 1 अक्टूबर को 4 अक्टूबर को चुनावों के नतीजे आएंगे। और आपको बता दें कि जो सियासी हलचल है वो बेहद ज़्यादा बढ़ चुकी है। घोषणा पत्र नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमने देखा कि आ चुका है, अपनी पार्टी का आ चुका है। अब जो है उम्मीदवारों की सूची जारी हो रही है। जल्द ही बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची आएगी। बीजेपी साफ कर चुकी है कि वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है, लेकिन अगर कुल मिलाकर बात की जाए तो इस चुनावी अखाड़े में अब पुलिस के बड़े अधिकारी भी उतर चुके हैं। कैमरामैन जितेंद्र के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, जम्मू। आरजीकर हॉस्पिटल में आज भी डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इनका कहना है कि जब तक इनका न्याय नहीं मिलेगा तब तक इनका आंदोलन चलता रहेगा। इनकी जो टीम थी यहाँ पे सीबीआई आला अधिकारियों से मुलाकात की है और सीबीआई अधिकारियों से मुलाकात करने के बाद भी आज भी देखिए इनका विरोध प्रदर्शन चल रहा है। जिस तरह से डॉक्टरों का कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा और जो इसके मुख्य गुनाहगार है उसकी कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलता है तब तक इनका विरोध प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सभी डॉक्टर अपने काम पे लौट जाए। इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सम्मान करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनको न्याय चाहिए। और यहाँ की जो हॉस्टल में जो यहाँ जूनियर डॉक्टर रहती है वो भी डरी सहमी है। करीबन 160 से ज्यादा जो यहाँ पहले हॉस्टल में करीब यहाँ पे जूनियर डॉक्टर रहा करती थी,
सीआईएसएफ जवानों की तैनाती के बाद भी इनमें डर बना हुआ है। महज 10 से 12 यहाँ पे जो जूनियर डॉक्टर है अब उन हॉस्टलों में बची हुई है। तो कह सकते हैं कि लगातार यहाँ पे सीबीआई का शिकंजा कसते जा रहा है। सीबीआई संदीप घोष से उसकी पॉलीग्राफी टेस्ट कराने के लिए यहाँ पे कोर्ट से आवेदन कर कोर्ट से परमिशन मिल चुका है और वहीं पे जो 4 डॉक्टर ने जो पीड़िता के साथ में डिनर किए थे उनसे भी पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए यहाँ पे सियालदा कोर्ट ने आदेश दे दिया है। तो सीबीआई तह तक पहुंचने के लिए लगातार यहाँ पे लोगों से पूछताछ कर रही है और जिस तरह से कहें कि नए तत्वों को सीबीआई जुटाने में जुट चुकी है और आज भी डॉक्टर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है जब तक सुरक्षा और न्याय नहीं मिलता है तब तक इनका विरोध प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। अब बिहार पुलिस के जवानों को शहीद होने के बाद उनके परिजनों को दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। दरअसल बिहार पुलिस और बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक एएमयू साइन किया है जिसके मुताबिक कर्तव्य के दौरान शहीद होने वाले पुलिसकर्मियों को करीब 2 करोड़ 30 लाख रुपए बतौर मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा जो वीर गति को प्राप्त होते हैं एसटीएफ में या फिर आतंकी घटनाओं में उनके लिए 1.5 करोड़ रुपया अलग से उनको मुआवजा दिया जाएगा। यही नहीं, अब उनके अपने बेटी और बेटियों की पढ़ाई और उनके शादी ब्याह के लिए भी पैसा मिलेगा और वो भी इसके लिए भी उन्हें 1 रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा। ऐसा पहली बार किसी भी देश में किसी सरकार ने किया है कि जब पुलिसकर्मियों को कर्तव्य के दौरान शहीद होने पर 1 करोड़ से ज़्यादा की राशि मिल रही है और यदि वो एसटीएफ में शामिल हैं या फिर जो आतंकी घटनाओं में वो शहीद होते हैं तो उस स्थिति में भी इन्हें करीब 1.5 करोड़ रुपया अलग से मिलेगा और ये इसके तत्क्षण ये 1 अगस्त के तिथि से इसे लागू भी कर दिया गया है। कैमरामैन श्रीनाथ के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन 2 शिफ्टों में परीक्षा आयोजित की जा रही है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती के 60,244 पदों के लिए आयोजित की जा रही है परीक्षा के पहले दिन 32% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। आज सिपाही भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन है। परीक्षा केंद्रों के बाहर सुबह से ही अभ्यर्थियों की कतार लग गई। 3 लेयर की सुरक्षा चेकिंग के बाद परीक्षार्थियों को प्रवेश मिला। परीक्षा 5 दिनों में पूरी होगी। इसके लिए 48 लाख से ज्यादा आवेदन किया है अभ्यर्थियों ने। इस दौरान प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। यूपी पुलिस, एसटीएफ और पीएसी के जवान मुस्तैद हैं। आपको बता दें, डीजीपी प्रशांत कुमार ने लखनऊ विश्वविद्यालय परीक्षा केंद्र, नेशनल पीजी कॉलेज परीक्षा केंद्र पर औचक निरीक्षण किया। इसके साथ ही डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि आज परीक्षा का दूसरा दिन है। पहले शिफ्ट की परीक्षा सुचारू रूप से संपन्न हो गई है। कोई भी शिकायत नहीं आई है। सभी व्यवस्थाएं ठीक तरीके से चल रही हैं। नरेंद्र मोदी यूक्रेन के दौरे से आज भारत वापस लौट आए हैं। शुक्रवार को हुई यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रही, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को भारत आने का न्योता दिया, तो वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य रूप में स्वागत किया। आपको बता दें कि 3 दशक के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने यूक्रेन का दौरा किया है। जेलेंस्की ने यहाँ तक कि भारत को यह भी कहा है कि भारत की कंपनियां मेक इन इंडिया के तर्ज पर यूक्रेन के कीव में आकर अपनी कंपनियों का सेटअप कर सकती हैं। व्यापार के मुद्दे पर भी दोनों देशों के बीच में हुई बातचीत काफी महत्वपूर्ण रही। कैमरामैन कालीकाम के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली। अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले हैं, तो अगले महीने ही भारतीय सेना इस साल का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास अमेरिकी सेना के साथ पाकिस्तान से महज 90 किलोमीटर की दूरी यानी राजस्थान के महाजन फील्ड रेंज में करने जा रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि भारतीय सेना अगले महीने सितंबर में अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास करेगी। भारत और अमेरिका के बीच हर साल मिलिट्री एक्सरसाइज आयोजित की जाती है। भारत अमेरिकी सेनाओं के बीच यह युद्धाभ्यास का 20वां संस्करण है। इस बार यह एक्सरसाइज राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित की जाएगी। सूत्रों का कहना है कि इस बार इस युद्धाभ्यास में अमेरिकी सेना अपनी खास इन्फेंट्री भी ला सकती है। बता दें कि भारतीय सेना स्ट्राइकर खरीदने की इच्छुक है। स्ट्राइकर में जेवलिन मिसाइल लगी है, जिसके साझा निर्माण के लिए अमेरिका ने भारत को ऑफर भी दिया है। यह युद्धाभ्यास इसलिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए घुसपैठ की जा रही है और कश्मीर में लगातार जो है घुसपैठ के जरिए भारतीय सेना पर हमला भी किया गया है। और इस कॉम्बैट
जो साझा जो युद्धाभ्यास किया जाएगा, ये माना जा रहा है कि मेक इन इंडिया के तहत तमाम हथियार का इस्तेमाल भारतीय सेना करने जा रही है। कैमरा पर्सन रफीक के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। राजस्थान में मौसम एक बार फिर से करवट ले रहा है, जहां जयपुर सहित पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में धूप खिलने लगी है और कई जगह उमस लोगों को परेशान करने लगी है। वहीं पश्चिमी और दक्षिणी राजस्थान में मानसून एक बार फिर से सक्रिय होता नजर आ रहा है। खास तौर पर जालोर, सिरोही और पाली के इलाकों में झमाझम बारिश पिछले 2 दिनों से हो रही है और जालोर के सुंदा माता की पहाड़ियों वाले इलाके में जिस तरह से बारिश हुई है उसमें एक महिला तीर्थयात्री की मौत की भी खबर है। हालांकि एसडीआरएफ की टीम ने इस महिला को बचाने की अपनी ओर से पूरी कोशिश की थी। यहाँ के पहाड़ियों से लगातार पानी बहकर नीचे आ रहा है, गली मोहल्लों में जमा हो रहा है। ऐसा ही नज़ारा पाली में भी एक बार फिर से देखने को मिला, जहाँ पर कि रुक रुक कर बारिश हो रही है। राजस्थान के 23 जिलों में बारिश हो सकती है। फिलहाल तो इंतजार किया जा रहा है कि किस तरह से बारिश का यह पूरा असर आने वाले दिनों में राजस्थान में नजर आएगा। लेकिन जिस तरह से जालोर से तस्वीरें साफ नजर आ रही है वह बताने के लिए काफी है कि यहाँ के लोगों को अब बारिश ने बेहाल करके रख दिया है। श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। गंगा की उफनती धारा से सबसे ज़्यादा परेशानी हो गई है जो लोग उस तरफ रहते हैं और खासकर वो सरकारी स्कूल के शिक्षक जो इस तरफ रहते हैं और डेली यहाँ से नाव से उस तरफ जाते हैं और स्कूलों में जाते हैं। कल ऐसी ही एक घटना घटी दानापुर के नासिरीगंज में, जहाँ पर इस तरफ से गणित के शिक्षक जो कासिमगंज विद्यालय में तैनात थे वो यहाँ से नाव से जा रहे थे, अपने स्कूल जा रहे थे। इसी दरमियान बारिश होने के बाद 2 नाव टकरा गई और उसमें सरकारी स्कूल के जो शिक्षक अविनाश की गंगा नदी में डूबने से मौत हो गई थी। और इस घटना के बाद सरकार हरकत में आई है और शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया है कि जो दियारा इलाका या फिर बाढ़ग्रस्त इलाकों में जो शिक्षक हैं उनके लिए 1 घंटा विलम्ब से भी वो पहुंच सकते हैं। और दूसरी जो सरकार जिला प्रशासन ने पहल की है उसके अनुसार अब जो शिक्षक दियारा इलाके में जाएंगे उनके लिए अलग से नाव की व्यवस्था रहेगी। और शिक्षा विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि यदि नाव की व्यवस्था की खर्च या तो आपदा कोष से होगा, नहीं तो शिक्षा विभाग उसके लिए अलग से जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से इस नाव का खर्च जो है वहन करेगा। क्या नाम है? अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।